नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं हिमांशु यादव हाजिर हूँ लेकर आज की बेहतरीन स्पेशल क्लास लेकर, जहाँ पर हम बात करेंगे बहुत 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 खूबसूरत से क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा पॉलिटी के, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही जानदार हैं। अगर मैं ज़्यादा तारीफ ना करूं तब भी आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि ये जो 20 क्वेश्चन हैं, इनसे बेहतर क्वेश्चन मैंने स्वयं नहीं पढ़ाए हैं। इतने शानदार क्वेश्चन हैं और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा क्लास देखिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिएगा। और 20 से क्वेश्चन एक दो ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन में बहुत जान है। आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत आने वाले हैं। और अगर मैं नॉर्मल बच्चे की बात करूं, अगर आप जीडी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना आए, लेकिन बेस तो यही है, बेस यही होगा जो क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। अगर आपने कभी मेरी क्लास देखी है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस क्लास को भी ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। और हाँ, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास आपके लिए बेहतर है, तो आज हम प्रस्तावना के पास से टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और अंत तक हम लगभग पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लेंगे 20 से 21 क्वेश्चन में। Which of the following words is not mentioned in the preamble of Indian Constitution? सबसे पहले बात आपको जाननी जरूरी है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना ली गई है यूएसए के संविधान से। एक क्वेश्चन ये भी आता है, मैं सारी बातें लिखूंगा तो शायद लिख ना पाऊँ और कंटेंट रह जाएगा, तो इसलिए मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। आप केवल सुनिएगा ध्यान से, आंख बंद कर लीजिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई। हालांकि प्रस्तावना पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत की, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। इसको जब आप पढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द लिखा है, हम भारत के लोग, जो कि कहां से लिया गया है? जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में ध्यान रखेंगे कि अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42वें नंबर का संशोधन था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन प्रवर्तनीय नहीं है। कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। इस पर ये जो डिसीजन दिया गया केशवानंद भारती केस में दिया गया। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा, मैं आपको फटाफट सुना देता हूं, थोड़ी सी मुझे याद है। जैसे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कितने मैंने आपको बोले? 3। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। जो पिछले न्याय बताया वो आपका यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्रता जो है ये आपकी फ्रांस से ली गई है। आगे है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में लिखा होता है मिति मार्ग शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत नियमित आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें जो डेट यूज की गई है वो कौन सी डेट यूज की गई है? 26 नवंबर 1949 इसमें डेट यूज की गई है। लागू कब से होगा? 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। अब इसमें कह क्या रहा है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो फेडरल शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है।
प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है, सुभाष कश्यप ने संविधान की आत्मा इसको माना है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो आपका प्रमुख था। संविधान की कुंजी भी इसको के एम मुंशी ने कहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलकनाथ केस पंजाब राज्य के वाद में अब निर्णित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों आकांक्षाओं को लिखित करती है। इस वाद के न्यायाधिपति कौन थे? तो सीधे आंसर पर आते हैं। न्यायाधिपति थे न्यायमूर्ति या न्यायाधिपति सुब्बा राव, के सुब्बा राव थे। ये केस कब का है? 1967 का है। दरअसल कहते दो भाई थे, उनके पास जमीन 30 एकड़ से ज्यादा थी। तो इस पर सरकार के सामने जब ये केस आया तो इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के पास 30 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं होनी चाहिए ताकि जमीन बाकी लोगों को भी मिल सके। और इस निर्णय में 11 जजों की पीठ ने डिसीजन दिया था, अर्थात ये दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। तो पहली संवैधानिक सबसे बड़ी पीठ कौन सी है? वो है 13 जज, जिसमें थे ये थी 1973 की केशवानंद भारती केस। क्या था? केशवानंद भारती केस की पीठ थी 13 जजों की। और ये जो 11 जजों वाली है, इसमें 6-5 के अनुपात से डिसीजन दिया गया था। तो 6 वालों की बात मान ली गई और जमीन उनको 30 एकड़ रखने का अधिकार दिया गया। तो ये था आपका गोलकनाथ केस पंजाब सरकार का। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देखो, जैसे तक मैंने आपको भी प्रस्तावना पूरी समझा दी, पढ़ा दी, तो आपको यहाँ भी उसी चीज को याद रखना है कि हमारी प्रियम्बल में क्या है। तो हमारी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनैतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता है। इस तरह से क्वेश्चन आते, ये भी पूछा जाता है न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। इस तरह से क्वेश्चन आपके प्रियम्बल से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आपके आर्टिकल 1 से शुरू हो गया। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखो, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि दूसरे देश से कोई हिस्सा भारत में शामिल किया जा सकता है, यानी कि नया हिस्सा भारत में जोड़ा जा सकता है, नया हिस्सा, नया राज्य बनाया जा सकता है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया कि भारत के जो वर्तमान के राज्य हैं, वर्तमान राज्य जो हैं, इनकी सीमाओं को घटाना हो, बढ़ाना हो, इनके नाम में परिवर्तन करना हो, इनसे नया राज्य बनाना हो, तो ये काम अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर आप अनुच्छेद 2 और 3 में कोई संशोधन कर रहे हो तो टेंशन मत लो, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। अनुसूची 1 में संशोधन कर रहे हो तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई क्षेत्र भारत में शामिल कर रहे हो तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई क्षेत्र आप भारत का किसी दूसरे को दे रहे हो तो ये दिक्कत की बात है। तब वहां संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, जो कि विशेष बहुमत से होगा। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित? अनुच्छेद 5 संबंधित है नागरिकता से, सिटीजनशिप से, जिसमें कहा गया जो भारत में जन्मेगा भारत का नागरिक कहलाएगा, जो भारत का नागरिक है, जिसके मम्मी पापा भारत के नागरिक है। आर्टिकल 1 के बारे में बताया गया। आर्टिकल 1 भारत को क्या कहता है? क्या कहता है? अनुच्छेद 1 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जो आपको पूरा डिक्टो याद करना, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या लिखा है? इंडिया। क्या लिखा है? पहले शब्द इंडिया लिखा है, जो कि भारत है। क्या? जो कि भारत है। राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 में कहा गया। तो राज्यों का संघ होगा, बिल्कुल सही है। यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। भारत का एक बार हिस्सा जो भारत में शामिल हो जाएगा वो भारत से अलग नहीं होता, वो सदैव भारत का हिस्सा बना रहेगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? देखो, ये मूल अधिकार है और मूल अधिकार के बारे में यहाँ पर डिस्कस करके खत्म कर देता हूँ। मूल अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक पाए जाते हैं, यूएसए से लिए गए हैं। और मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार पहले 7 प्रकार के थे, अभी 6 प्रकार के हो गए हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 को हटा दिया। अभी 6 प्रकार के मूल अधिकार कौन है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के मूल अधिकार आपके पास हैं। तो इसमें से अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो धर्म जाति के आधार पर, नस्ल लिंग के आधार पर पब्लिक प्लेस में भेदभाव नहीं होगा।
और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों की बात करता है, उपाधि नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है, घर बना के रहना, बोलना, न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता और भारत में टहलना, ये सब कुछ है। और अनुच्छेद नंबर 20 में है, जब तक आप अपराध नहीं करोगे तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी। अपराधी हो तो सजा मिलेगी, अपराधी नहीं हो तो सजा नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। और अनुच्छेद नंबर आपका 22 में कहा गया है कि गिरफ्तार किए जाने पर आपको रीजन बताया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह के अनुच्छेद और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और आपको एक परामर्श करने के लिए वकील की भी सहायता उपलब्ध होगी। अनुच्छेद 21 से बीच में रह गया शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर आता है 23, जहां पर कहा गया मनुष्यों को बेचा नहीं जाएगा, मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्, श्रम की मनाही है। आगे बात की गई इसी में आर्टिकल नंबर 24, जहां पे कहा गया 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 में जो धार्मिक प्रबंधन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 27 में आपके टैक्स नहीं लगेगा, कोई धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। और आर्टिकल नंबर आपके 28 में धार्मिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाएगी, जो कि सरकारी है। और आर्टिकल नंबर 29 माइनॉरिटी से संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 30 आपका जो माइनॉरिटी अपने लिए स्कूल स्थापित कर सकते हैं। और आर्टिकल अगला आता है 31, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आर्टिकल 32 रिट जारी करने से संबंधित, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपके लिए रिट जारी किए जाएंगे। आर्टिकल 33 आपका जो आर्मी वाले हैं उनके लिए उनके मूल अधिकार अलग से होंगे। और आर्टिकल 34 अगर मार्शल लॉ लागू है तो आपके मूल अधिकारों पर अलग से प्रतिबंध हो सकते हैं। और आर्टिकल 35 में कहा गया कि आपका जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन विशेष बहुमत से केवल संसद करेगी और कोई नहीं करेगा। तो ये बातें थी आपकी। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा से संबंधित है? विदेश यात्रा आर्टिकल 21 के तहत होती है, राइट टू लाइफ में ही है। विदेश यात्रा, सोने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और आपके राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, ये सब कुछ आर्टिकल नंबर 21 में आ जाता है। शादी करने का अधिकार, जीवन के सभी अधिकार इसमें आ जाते हैं। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है। 19 भारत भ्रमण का अधिकार की बात करता है। यहाँ पे कौन सा अधिकार है? विदेश यात्रा। ये मेनका गांधी केस में कहा गया। किसमें कहा गया है? मेनका गांधी केस आया था 1978 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉरेन टूर पासपोर्ट वीजा रखना मूल अधिकार है आपका। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षण संस्थान? आर्टिकल नंबर 30 में है, अपनी इच्छा अनुसार, जैसे मदरसा, उदाहरण के लिए मदरसा स्थापित करने चाहते हैं तो अनुच्छेद 30 के तहत मदरसा स्थापित होगा। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? माइनॉरिटी जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति, उसके संरक्षण का अधिकार होगा। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 26 में कहा गया धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, इसी में आरक्षण भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है? दरअसल आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनपसंद मनोनुकूल किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ कोई भी धर्म को अपना लो। तो अगर आप हिंदू हो तो हिंदू में आपके हिंदू धार्मिक स्थल सभी हिंदुओं के लिए खुले रहेंगे, जिसमें हिंदू का मतलब आर्टिकल 25 में बताया गया है कि हिंदू का मतलब होगा बौद्ध, हिंदू का मतलब होगा जैन, हिंदू का मतलब होगा हिंदू और हिंदू का मतलब होगा सिख। तो सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, इनके सभी तीर्थस्थल एक दूसरे के लिए खुले रहेंगे, क्योंकि सबका जन्म हिंदुस्तान में हुआ या भारत में हुआ है। तो अब जो भी इसमें रखें आप। और जो सिख धर्म के लोग हैं ये अपने पास 5 चीज़ें हमेशा रख सकते हैं, क्योंकि इनके धर्म में कहा गया है जैसे कच्छा है, कृपाण है, केस है, कंघा है, कड़ा है। तो ये चीज़ें अपने पास सदैव रखेंगे। तो कृपाण रखने का भी अधिकार है। इवन मेट्रो में भी रख सकते हैं और प्लेन में भी रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और याद रखेंगे आर्टिकल 24 में मैंने आपको बताया 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के बारे में है। आर्टिकल नंबर 26 में धार्मिक प्रबंधन है। आर्टिकल 27 में टैक्स की बात की गई। किसकी बात की गई है? टैक्स की बात की गई है। आपको धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, बट अगर आप इसे आराम से, वैसे भी आप स्पीड में बढ़ा के ही देख रहे होगे, क्योंकि बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो आप बढ़ाकर ही देखोगे स्पीड। तो आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, है ना। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार सोच लीजिएगा, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच लीजिएगा।
यहाँ पे जो धारा लिखी हुई है, धारा शब्द उचित नहीं है, लेकिन कई बार संविधान में धारा लिखकर आ जाता है। धारा केवल आईपीसी में होती है, इंडियन पीनल कोड में, सीआरपीसी में, इंडियन क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड होता है उसमें इसका यूज होता है सेक्शन का। आर्टिकल का यूज संविधान में होता है। यहाँ पर ये लिखे संविधान की ही बातें, बट कभी कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। अल्पसंख्यकों के लिए बिल्कुल सही है। प्राथमिक शिक्षा 21 से बिल्कुल सही है। जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 बिल्कुल सही है। छुआछूत किसमें है? छुआछूत है 17 में, तो ये आपका क्या है? ये पॉइंट आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश देता है? राज्य को कार्य के अधिकार को, कार्य का अधिकार मतलब राइट टू वर्क, क्या हो गया? कार्य का अधिकार मतलब राइट टू वर्क। और आर्टिकल नंबर 41 काम के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी के बारे में है। आर्टिकल 38 और 43, 41 ये सब आपके डीपीएसपी के होते हैं। तो डीपीएसपी के बारे में आ ही गया है, तो मैंने आपसे वादा किया कि सबसे बेहतर क्लास होगी, तो भाई मैं डीपीएसपी भी आपका चाहे 1 मिनट में पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा। आइएगा, डीपीएसपी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के भाग नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक पाए जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे। डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 36 राज्य की परिभाषा से संबंधित। आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि मूल ये जो डीपीएसपी हैं ये प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। और आर्टिकल नंबर 38 में कहता है कि राज्य प्रयास करे कि वह न्याय को बढ़ावा दे और असमानता को समाप्त करे। आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया महिला पुरुष को समान करना, रोजगार में, हेल्थ में, स्वास्थ्य में। आर्टिकल नंबर 39A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आर्टिकल नंबर 40 जोड़ा गया ग्राम पंचायत के लिए। और आर्टिकल नंबर 41 रोजगार के लिए, काम के अधिकार के लिए है। आर्टिकल नंबर 42 आपका है मानवीय दशाओं में रोजगार मिलेगा। आर्टिकल नंबर 43 में कहा गया कि आपको वेतन मिलेगा, जो काम करोगे तो लिविंग वेज, निर्वाह मजदूरी आपको मिलेगा। और इसी में ए और बी है, जहां पे आपकी सहकारी संस्थाओं के बारे में बताया गया और उद्योगों में मजदूर संघ की सहभागिता की बात की गई। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात है। आर्टिकल नंबर 45 में 6 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों की शिक्षा है। 46 में जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, या फिर आप कह सकते हो जागरूकता प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, जो पढ़ लिख नहीं सकते, अब ज्यादा उम्र के हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं। आर्टिकल नंबर 47 में दारूबंदी, शुद्ध पेयजल, ड्रग्स से मुक्ति के लिए है। आर्टिकल 48 कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, गौ हत्या के लिए है। आर्टिकल नंबर 48A आपका जो है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 49 मोनूमेंट्स की सुरक्षा के लिए है। आर्टिकल नंबर 50 अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। और आर्टिकल नंबर 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आपको 38 और 43 भी आपको पता चल गया होगा। चलिएगा, मूल अधिकार आपने पूरे कर लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने पूरे कर लिए, और अब बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए जारी किया है? अभी जस्ट आपको बताया 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जारी होता है। आर्टिकल नंबर 256 कहा गया वही टैक्स लगेगा जो नियम के द्वारा बनाया जाएगा। 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और 39 आपका किससे संबंधित है? 39 महिला पुरुषों को समान अवसर के बारे में बात करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो जरूर मुझे बताएंगे। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। और जब हम ड्यूटी की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में पहले नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। साल था 1976, संविधान संशोधन था 42वां, संविधान में भाग नंबर 4A जोड़ा गया और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। और उस समय 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे, लेकिन फिलहाल अभी 11 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटी आपके देश में संविधान में मौजूद हैं। कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं? 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य मौजूद हैं। कोई भी मौलिक कर्तव्य होगा तो अनुच्छेद 51A में ही होगा, तो सीधा सीधा यहां पर आ जाता है। आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्यकाल कितने दिन का होगा? 5 साल, 6 साल, इससे संबंधित है। 21 जीवन का अधिकार है। 48 से पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है।
मौलिक कर्तव्य में इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैंने आपको बता दिया। कभी ये पूछ सकता है 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कहा गया कि प्रत्येक मम्मी पापा की ड्यूटी है, विभाग की ड्यूटी है अपने बच्चे को पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए, उनके लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और देखो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जरूर बताएं। बड़ी मेहनत से कम समय में मैं आपको इतनी सारी चीजें उपलब्ध करा रहा हूं, तो प्लीज जाया मत होने दीजिएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होने पर क्या होगा। मान लीजिएगा किसी मीटिंग में वोटिंग कराई गई और उसमें आधे लोग पक्ष में आधे लोग विपक्ष में है, तब किसकी बात मानी जाए। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का जो सभापति होता है, हालांकि राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, लेकिन फिर भी उसे मत देने का अधिकार होता है। अनुच्छेद नंबर 100 के तहत एक तो कोरम की भी बात आती है कि सदन तभी शुरू होगा जब कोरम पूरा हो। कोरम कितना होता है, 1/10 कोरम होता है। कोई भी मीटिंग शुरू करने के लिए कुल सदन संख्या के 1/10 सदस्य मौजूद होने चाहिए कोरम में। और इसी में कहा गया कि निर्णायक मत होगा तो वह मत करेगा। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष का पद किसमें है, आर्टिकल नंबर 93 में पद की बात है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 लोग होंगे लोकसभा में। और इसी तरह से आर्टिकल नंबर 89 में कहा गया कि सभापति और उपसभापति राज्यसभा के 2 अधिकारी होते हैं। तो ये बातें आपकी आर्टिकल नंबर 89 और 93 में दी गई हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की छूट है। चलिएगा, राष्ट्रपति कवर कर लेते हैं। राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक होता है भारत का। राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है 52, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, कार्यपालिका अध्यक्ष होगा, आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया। राष्ट्रपति पहले कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें में मौजूद हैं। सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में अभी तक किसका था, वो था राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे ज्यादा था। वो 1950 24 जनवरी को चुने गए थे और 26 जनवरी से 1950 से पद ग्रहण किया था और तब से लेकर 1962 तक लगातार वो भारत के राष्ट्रपति बने रहे। हालांकि रियलिटी में उनका चुनाव 1952 में किया गया था। चुनाव की बात आई तो अनुच्छेद नंबर 54 और अनुच्छेद नंबर 55 में चुनाव की प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में बात है। और आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल उनका 5 साल का होगा। अगर उत्तराधिकारी नहीं आता तो आगे भी रहेगा। त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं। वेतन इनका कितना मिलता, फिलहाल अभी 5 लाख रुपया प्रति महीने का वेतन मिलता है। अनुच्छेद 60 के तहत शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं और इन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 63 में भारत के वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है, क्षमादान शक्ति आर्टिकल नंबर 72 के तहत है। और किसी भी बिल पर साइन करने का पावर या वीटो लगाने का अधिकार आर्टिकल 111 में है। और जो ऑर्डिनेंस होता है यानी कि जो अध्यादेश होता है आर्टिकल नंबर 123 के तहत होता है। और यह हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल नंबर 75 में। सीएजी एजीआई की नियुक्ति, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की नियुक्ति और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और आपके महान्यायवादी की नियुक्ति और आपके सूचना आयोग की नियुक्ति और आपके भारतीय वित्त आयोग की नियुक्ति, भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति, सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जितने भी केंद्र के पदाधिकारी हैं सबको नियुक्त करने का काम भारत के राष्ट्रपति का ही होता है मैक्सिमम। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो ये रहा आपका राष्ट्रपति का आर्टिकल और इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल का 123 1 2 3। हाँ, 356 लिखा है तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रपति लागू करता है राज्य में। 352 में केंद्र में पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपात यूएसए से लिया गया है, अब तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है और नेशनल इमरजेंसी 3 बार लागू हो चुकी है। आगे चलते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखो, आर्टिकल नंबर 109 में कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी परिभाषा किसमें दी गई है, 110 में। जो धन विधेयक होता है, इस धन विधेयक में वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। अगर लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है तो वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करेगा। एक बार जब धन विधेयक बनाया जाता है तो 75 दिन के अंदर इसे पास हो जाना चाहिए। 14 दिन की देरी का अधिकार केवल राज्यसभा को होता है। धन विधेयक केवल और केवल कहां रखे जाएंगे, लोकसभा में रखे जाएंगे, इसके बाद राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा सिफारिश के माध्यम से इसको भेज सकती है वापस, लोकसभा सिफारिश माने या ना माने। 14 दिन से लेट करता तो माना जाएगा राज्यसभा से अपने आप बिल पास हो गया है।
और राष्ट्रपति के साइन के लिए चला जाता है। और इसी तरह से आर्टिकल नंबर 117 होता है वित्त विधेयक। जो वित्त विधेयक होता है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे 117 वित्त विधेयक, इसी के कुछ पार्ट को हम मनी बिल कहते हैं, यानी कि मनी बिल यानी कि धन विधेयक कहते हैं। दोनों सदन में जब पास होते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं, साधारण बहुमत से पास होते हैं। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रावधान संविधान के अंतर्गत संसद सदस्यों के अधिकारों और उन्मुक्तियों से निर्धारित है, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इसे सिंपल कह सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से लिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 105 में आपके देश के जो एमपी हैं प्लस आपके देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको यह अधिकार मिला सदन में कुछ भी बोलने, विचार प्रस्तुत करने में इन्हें कोई सजा नहीं होगी। इसी तरह से 152 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ है जो आपके एमएलए वगैरह होते हैं इनको भी इस तरह का अधिकार मिल जाता है। और आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है, राज्य का महाधिवक्ता, वो भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, बातचीत कर सकता है, उसे कोई मना नहीं करेगा। 105 प्लस आप आर्टिकल 88 भी यहां पर जोड़ सकते हैं जब आप एजीआई जोड़ेंगे तो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी को जोड़ेंगे तब। और बढ़ते हैं आगे। देखो 117 मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल की पूरी सीरीज बनी हुई। आपको कोई आर्टिकल समझ में नहीं आया तो आर्टिकल डालेंगे, आर्टिकल नंबर डालेंगे, हिमांशु यादव डाल देंगे, अपने आप वो वीडियो आपको मिल जाएगा, या राइस स्मार्ट डाल देंगे, वीडियो मिल जाएगा। बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है और आप उसका जरूर यूज करें और उसका जरूर फायदा उठाएं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह क्या है? कैबिनेट शब्द। देखो हमारे संविधान में पहले नहीं था, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार आई तो मोरारजी देसाई ने कहा कि जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी फखरुद्दीन से कहलवा के लगवा दी थी तीसरी बार, ये किसी से पूछा नहीं गया था। तो अब क्या होगा? अगर कभी भी आपातकाल लागू होगा तो आपातकाल लागू होने के लिए राष्ट्रपति ऐसे लागू नहीं करेगा, राष्ट्रपति के पास लिखित रूप में सलाह आएगी, और यह लिखित सलाह कौन देगा? लिखित सलाह देगा मंत्रिमंडल। कौन देगा? मंत्रिमंडल। और इस बात को लिखा किसमें गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद नंबर 352 में जोड़ दिया गया। तब से अब तक कभी इमरजेंसी लागू नहीं हुई। हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लागू हुई है। एक बार चाइना और पाकिस्तान के युद्ध हो रहा था तो 62 से 67-68 तक लागू रही, फिर 71 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था तो 71 से 77 तक, और तीसरी 75 से 77 तक लागू रही। दूसरी और तीसरी इमरजेंसी एक साथ 1977 में हटाई गई जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन गए थे तब। तो ये इमरजेंसी का सिस्टम है, आपातकाल का सिस्टम होता है। और अब कभी भी आपातकाल लागू होगा तो या तो युद्ध होना चाहिए, या तो सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, या विदेशी आक्रमण होना चाहिए, तभी इमरजेंसी लागू होगी। पहले क्या था? अगर आंतरिक अशांति है तब भी इमरजेंसी लागू की जा सकती है। अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 249 संबंधित है। 249 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 249। यहां पर कहा गया राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, लोकसभा के विघटन के, संसद की प्रशासनिक संबंध, राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायी शक्ति। जब ऐसा लगे कि राज्य के विषय पर हमें कानून बनाना है तो राज्यसभा इस चीज को इनिशिएट करेगी और इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी, लोकसभा पास कर देगा, तब राष्ट्रपति साइन कर देगा। तो 1 साल के लिए ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल नंबर 252 में कहा गया अगर 2 राज्य मिलकर रिक्वेस्ट करें तो उनके लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आर्टिकल नंबर 253 में कहा गया अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति के मामले हैं तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये बात याद रखना है। आर्टिकल नंबर 248 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में कहा गया अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी। आर्टिकल नंबर 246 में कहा गया केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। और इसीलिए आर्टिकल नंबर 249 में कहा गया कि राज्य सूची के विषय पर तो राज्य सरकार कानून बना रही है, लेकिन अगर केंद्र सरकार को राज्य सूची पर कानून बनाना हो तो राज्यसभा इनिशिएट कर देगी 249 के तहत, तो वहां भी केंद्र सरकार कानून राज्य सूची के विषय पर भी बना सकता है। यहां पर आपको संघात्मक व्यवस्था की जगह एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, अर्थात भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 249 ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। इसी तरह से राज्यसभा की एक स्पेशल पावर आर्टिकल नंबर 312 के तहत है, वो किसी भी नई केंद्रीय सेवा का गठन कर सकती है, जैसे आईएएस पीसीएस, उसी तरह से वो बना ले इंडियन जुडिशियल सर्विस शायद। आर्टिकल नंबर 371 370 जम्मू कश्मीर से है, 371 किससे संबंधित है? 371 आर्टिकल संबंधित है महाराष्ट्र और गुजरात से। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है आपका आर्टिकल नंबर 371। ये आपको मिलेगा संविधान का जो आपने पढ़ा होगा भाग नंबर कौन सा है?
भाग नंबर 21। भाग नंबर 21 में आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे 369 से 392 तक। और 22वें भाग में केवल इतना लिखा है 393 में कि भारतीय संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। जैसे 370 में जम्मू कश्मीर, अभी तो काफी चीजें हटा दी गई, लेकिन पूरा आर्टिकल नहीं हटा, कुछ चीजें हटाई गई, उसके कुछ पॉइंट। 371 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात है। 371 का में 371A में आपका नागालैंड है, याद रखेंगे। और 371B में आपका सिक्किम, जो नया राज्य आपका 22वें रूप में, जो सिक्किम कर रहा हूं, सॉरी असम राज्य से संबंधित है 371B। और इसके बाद आपका 371C जो है, या गा जिसको बोलते हैं, यह संबंधित है आपका मणिपुर से। किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का आर्टिकल है 371 घा प्लस, इसमें डा भी है, डा वाला यूनिवर्सिटी से संबंधित है कि आंध्र प्रदेश के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित की जा सकती है। और जैसा सिक्किम के लिए मैंने आपको बताया, तो सिक्किम के लिए जो आर्टिकल है वो है 371 चा। सिक्किम के लिए 371 चा, जो कि 1975-76 में जोड़ा गया था। मिजोरम के लिए छा है, और अरुणाचल प्रदेश के लिए जा है, गोवा के लिए झा है, और कर्नाटक के लिए इयांग। चलो, बहुत हो गया इतना। अब बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आपके क्वेश्चन करवा रहा हूं, कितना सारा कंटेंट आपको दे दिया। अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार सुन लोगे तो आपको मजा आ जाएगा और आपका काम बेहतर हो जाएगा। इस पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा आर्टिकल आ सकता है 368 में। क्या? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया, संविधान के भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन। किसमें? संविधान के भाग नंबर 20 में। और बाकी का 300, इसका आंसर है 256। कोई कर बिना नियम के नहीं लगाया जाएगा। 266 और 300 आपका ये सब वित्त से संबंधित है, इनमें आप टेंशन इतना मत लीजिएगा। और अभी क्वेश्चन आ सकता है जो कि एक नया जोड़ा गया है 330A और 332A। ये आपके 1/3 सदस्य लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में महिलाओं की सीट फिक्स होंगी। संशोधन किस अनुच्छेद में है? अभी आपको बता दिया, 368। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। यस, उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। और सच में ईमानदारी से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 इसे बहुत शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप सब लोगों को दीपावली की, भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिल्ली पुलिस का अगर आपका एग्जाम है तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी इस क्लास से जरूर क्वेश्चन आए। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय, टेक केयर।